नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं राष्ट्र धर्म की। बिहार की राजधानी पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों को अपने लिए रोजगार मांगना भारी पड़ गया। दरअसल उन्होंने मंगलवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास के पास अभ्यर्थी पहुंच गए थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारी छठे चरण के नियोजन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल एस्टेट अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब वे वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। इसके बाद अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की कहासुनी हो गई। स्थिति बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ तितर-बितर हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस तरह पहले के एस्टेट अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, उसी तरह हमें भी मौका दिया जाए। सरकार नवंबर तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही छठे चरण में नियोजन का मौका दे रही है। उसके बाद आवेदन करने वालों को मौका नहीं मिल रहा है। इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि अभ्यर्थियों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। उनकी पात्रता हमेशा बरकरार रहेगी। एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना था कि जिस तरह पूर्व के एसटीईटी अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, उसी तरह उन्हें भी मिले। लेकिन सरकार नवंबर तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही छठे चरण में नियोजन का मौका दे रही है। नवंबर के बाद आवेदन करने वाले एस्टेट अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन में मौका नहीं मिलेगा। अपने को नियोजन में शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों का जमावड़ा सुबह से ही शिक्षा मंत्री के आवास के पास होने लगा था। सही बात यही है कि सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है और सबके साथ न्याय हो रहा है। कुछ अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जो खास तौर से हमारे अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कोई लगता है जो उनके हितैषी नहीं है, वो इस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो भी क्वालिफाई किए हैं, मेरिट लिस्ट में जहाँ भी हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। नियोजन इकाई जो पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला और नगर निकाय तक है, वो वैकेंसी निकालेगी, ये अप्लाई करेंगे। तो फाइनली तो जिस इकाई में जितने लोग आवेदन देंगे, मेधा सूची वहाँ बनेगी उस इकाई के लिए और उसी से नियुक्ति होगी। तो अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, न हो सकती है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है। और पटना में हुए इस लाठीचार्ज के बाद तुरंत ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे मुद्दा बना लिया। तेजस्वी यादव ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की न केवल निंदा की, बल्कि कहा कि यह लाठी वाली सरकार है जो छात्रों के खिलाफ तानाशाही रवैया अपना रही है। तेजस्वी ने कहा कि यह सरकार युवाओं का जीवन बर्बाद करने पर तुली हुई है। एक तरफ जहां रिजल्ट में मलयालम हीरोइन को पास करा दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर कई छात्रों के साथ गलत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता से नीतीश कुमार को कुछ लेना देना नहीं है। वह चाहते हैं कि उनका सिर्फ जीवन आराम से निकल जाए। यही कारण है कि युवा जब भी अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उन पर सिर्फ डंडा चलाया जा रहा है और नीतीश कुमार भीष्म पितामह बनकर बैठे हुए हैं। युवा प्रदेश है और युवाओं के साथ ऐसी बर्बरता कर रही है सरकार। लाठी डंडे, अपना अधिकार मांगोगे तो डंडे देंगे, यही तानाशाह और क्या है। तो नीतीश कुमार जी तो हम तो पहले ही कहें भाई, ये तो भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार।
और जो रवैया जिस प्रकार से अपनाने का काम कर रहे हैं, एकदम जनता से कटे हुए हैं। ये तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं। ये जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। इतना थका हुआ मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं कोई नहीं है। जब आपने कई बार घोषणा किया कि जो स्टेट के सफल अभ्यर्थी होंगे उनको हम नौकरी देंगे, उनकी नौकरी पक्की, ये शिक्षा मंत्री का बयान है, और आप नौकरी दे नहीं रहे। अगर वो अभ्यर्थी, मोस्टली जो युवा लोग हैं, अपनी मांगों के समर्थन में अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप उन्हें लाठी डंडे से मार के भगाते हैं। ये एक नई परिभाषा बिहार सरकार ने कहा है कि आप उसके प्रोटेस्ट में कुछ डेमोक्रेटिक राइट के तहत भी प्रदर्शन करेंगे, तो या तो आपको लाठी डंडे से पीटेंगे या आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। तो ये एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है, न सिर्फ पटना है बल्कि उन सभी जगहों पे जहां भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार है। पटना में ये पहला मौका नहीं है। कंप्यूटर शिक्षकों को मारा, महिला शिक्षकों को मारा। जब भी कोई डिमांड लेके आते कि भाई हमें नौकरी दो, हम सफल अभ्यर्थी हैं, आप उन्हें लाठी डंडे की जोर से भगाते हैं। ये पुलिस दमन की कार्रवाई है, और जब कोई सरकार पुलिस का सहारा ले और दमनात्मक कार्रवाई करे अपने छात्रों, नौजवानों और बेरोजगारों पर, तो वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये दिन की ही तस्वीरें हैं जब पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक इन छात्रों पर लाठी चलाई जा रही थी। लाठीचार्ज की ये तस्वीरें हर कैमरे में कैद हुई हैं और दिन भर ये मसला छाया रहा। दिसंबर 2020 में एस्टेट परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थियों ने छठे चरण के नियोजन में शामिल करने के लिए मंगलवार को पटना में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। इस दौरान उन लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। पुलिस की लाठी से कई प्रदर्शनकारी जख्मी भी हो गए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस इन पर बर्बरता पूर्वक लाठियां चला रही है, इन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि हंगामा करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी ललित भवन के पास जमा हो गए। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच हंगामे को लेकर शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि अभ्यर्थियों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, उनकी पात्रता हमेशा बरकरार रहेगी। एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये बताया जा रहा है कि एसटीईटी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे। राजधानी वाटिका के पास मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब वे वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया कि वह प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन मामला नहीं सलटा। इसके बाद दोनों में झड़प हो गई। स्थिति बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ तितर बितर हुई। काफी देर तक राजधानी वाटिका के पास अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का ये कहना था कि जिस तरीके से पूर्व के एस्टेट अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, उसी तरह उन्हें भी मिले। लेकिन सरकार नवंबर तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही छठे चरण में नियोजन का मौका दे रही है। नवंबर के बाद आवेदन करने वाले एसटीईटी अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन में मौका नहीं मिलेगा। अपने को नियोजन में शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों का जमावड़ा सुबह से ही शिक्षा मंत्री के आवास के पास होने लगा था। शुरू में प्रशासन के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। हंगामा न रुकने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सचिवालय थाना अध्यक्ष का कहना है कि हंगामे की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर छात्रों को शिक्षा मंत्री के आवास से हटाया। हंगामा समाप्त हो चुका है। पुलिस हंगामा करने वालों पर कार्रवाई करेगी, ये बात अब सामने निकलकर आ रही है। तो पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का आवास घेरा और ये उनकी जो हिम्मत रही उन पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि जैसे ही ये अभ्यर्थी पहुंचे तो उन पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। और चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आरजेडी से हमारे साथ अरुण कुमार जी इस समय लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सवाल मेरा सीधा सा है, आज जो कुछ भी हमने देखा, शिक्षा मंत्री के घर का आवास का जो घेराव करने पहुंचे ये अभ्यर्थी, इन पर जमकर लाठीचार्ज हुआ। चलिए, आपने लाठीचार्ज भी कर दिया, उनको बर्बरता पूर्वक आपने मारा भी। अब नई बात यह आ रही है कि अभी भी सरकार इन अभ्यर्थियों में से हंगामा करने वालों को चिन्हित करेगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या हम ये मान लें कि बिहार की सरकार अब इतनी ज्यादा बेदर्द हो गई है कि लाठीचार्ज से भी मन नहीं भर रहा, अब और अलग से कार्रवाई होगी? बिल्कुल, यह सरकार बिल्कुल निर्दयी है और इस सरकार को कहीं किसी से थोड़ा सा भी हमदर्दी
बिहार के नौजवानों से, बिहार के बेरोजगारों से नहीं। आपने देखा लगातार पूरे बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी है, और हिंदुस्तान में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में, और बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है बिहार। हर परीक्षा में धांधली यहाँ होती है, हर रिजल्ट में धांधली होती है। जब हमारे छात्र, नौजवान, अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार के पक्ष जाती है तो सरकार सुनती नहीं है, और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को लेकर जब भी सड़क पर उतरे प्रदर्शन करने के लिए, तो जिस तरीके से गोली के बदले, और सरकार से जब हमारे नौजवान बिहार के रोजगार की मांग करते हैं तो उसके एवज में लाठी और गोली से उनकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से यह इतनी अहंकारी और तानाशाह हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो गए हैं कि कल्पना नहीं कर सकते। एक तो हर एग्जाम में धांधली, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। रोजगार के सवाल पर अगर हमारे छात्र, नौजवान डिमांड करते हैं तो उसके डिमांड के बदले आप देख रहे हैं किस तरीके से अरुण जी तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से जब सवाल पूछा गया इस पूरे मसले पर, तो उन्होंने कहा है कि इन अभ्यर्थियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, इनको हकीकत नहीं बताई जा रही, इनको कोई ना कोई बरगला रहा है। तो क्या माने, कौन बरगला रहा है और किस बात को लेकर बरगला रहा है? क्योंकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हर किसी को नियुक्ति मिलेगी, हर किसी को नौकरी मिलेगी। यही तो हमारे बरगलाएंगे। ये तो खुद सरकार जो है जनादेश की डकैती करके आए हैं, फर्जी सरकार है नीतीश कुमार जी, और इसका कोई रणनीति, कोई स्पष्ट नीति ही नहीं है रोजगार के सवाल पर। चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 10 लाख नौकरी देने की बात जब रखी कि फर्स्ट कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में प्रथम हस्ताक्षर से हम बिहार के नौजवानों को 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, तो यह सरकार जो है नीतीश कुमार जी, उस समय एनडीए के लोगों ने कहा हम 19 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। आज जो है इस सरकार को पुनः बने हुए 7 महीना हो गया, 19 लाख नौकरी में 19 नौकरी भी सरकार नहीं दे पाई नौजवानों को। और खास करके हिंदुस्तान में सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा में है। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है बिहार का, आप कल्पना नहीं कर सकते। 3 लाख से अधिक रिक्तियां पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी ये सरकार क्या सोचती है? तो ये नियोजन का जो सवाल है अरुण जी, एक मैं आपसे यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, नियोजन का जो ये सवाल है हकीकत क्या है इसकी? सरकार की माने तो हर किसी को छठे चरण के नियोजन में शामिल किया जाएगा, ठीक है, और अभ्यर्थियों की माने तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ नवंबर तक जिन्होंने आवेदन दिया उनको इसमें भर्ती किया जाएगा। हकीकत क्या है? देखिए, आपको पता होगा इस एग्जाम में किस तरीके से मेरिट लिस्ट में धांधली किया गया, वो धांधली किस तरीके से आप साउथ की अभिनेत्री को पास कर दिया गया। तो ये तो शिक्षा को अब मजाक बना के रख दिया है नीतीश कुमार जी ने। 16 कहाँ रोजगार है, एक भी उद्योग धंधे नहीं है बिहार में। तो चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है और रोजगार इनके पास है नहीं, उद्योग है नहीं, धंधे है नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप और जिस तरीके से अब यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो सरकार इतना संवेदनहीन हो चुकी है, सही बात सुनने के लिए तैयार है नहीं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष, लगातार सदन से लेकर सड़क तक नौजवानों की बात कर रहे हैं, उनके जन सरोकार के इशू को लेकर सड़क पे आ रहे हैं। तो किस तरीके से ये सरकार लाठी और डंडे से नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज दबाने का काम कर रही है, तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में इस तरह का जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाया है नीतीश कुमार जी ने, और आप ये तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं
थोड़ा सा भी रहम करिए, जो नौजवानों पर थोड़ा सा भी रहम करिए नीतीश जी। और जिस तरीके से आप अपने जो है कि आदेश देकर प्रशासन से पिटवाने का काम करते हैं, आप देखे होंगे एक महिला को किस तरीके से पुलिस अब कहती है, महिला सम्मान की बात करती है सरकार, और आप प्रत्येक चैनल चला रहा है उस वीडियो को। किस तरह से एक महिला छात्रा को किस तरह से हम बयान नहीं कर सकते हैं पल्लवी जी। लेकिन ये सरकार क्या चाहती है, क्या सोचती है, अब समझ में नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से, बिहार के नौजवानों से, बिहार के जन सरोकार के इशू से इस सरकार को कहीं कोई मतलब नहीं है। और चलिए, अब आप विपक्ष में होने के नाते इस मसले को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। मेरा सीधा सा सवाल है अरुण जी, विपक्ष में बैठे हैं आप, मजबूत विपक्ष है बिहार में, तो क्या अब इस मामले को लेकर आप भी किसी तरह का प्रदर्शन करेंगे? सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश आपकी तरफ से की जाएगी या नहीं? इस सवाल को ही लेकर नहीं, बल्कि आपने देखा होगा मार्च में, अप्रैल में, आप 23 अप्रैल को आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत बड़ा प्रदर्शन हम लोगों ने विधानसभा घेरने का काम किया, विधानसभा घेराव करने का काम किया। उस प्रदर्शन में पूरे बिहार से लाखों छात्र नौजवान अपने रोजगार के सवाल पर एकजुट हुए थे, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव करने का काम किया। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से डगमंगला चौराहा पर हजारों नौजवानों को पीटने का काम किया नीतीश सरकार की पुलिस ने। नीतीश सरकार की पुलिस नहीं, ये जो है जदयू और बीजेपी का जो है एजेंट हो चुका है बिहार में, जदयू पुलिस कह सकते हैं। इस तरीके से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पर कातिलाना हमला हुआ, छत से, डगमंगले चौराहे से, बिल्डिंग के ऊपर से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, ईंट पत्थर बरसाए गए, और नीचे जो है बिहार सरकार के पुलिस ने किस तरीके से हजारों नौजवानों को जो है पीटने का काम किया, जिसके चलते हजारों नौजवान घायल हुए, कई अभी तक घायल हैं। तो अब हम तो हमारे नेता हर सवाल पे सरकार को घेरने के लिए तैयार है, और हर सवाल पे जो है कि आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, इस समय हमारे साथ जेडीयू के नेता जुड़े हुए हैं, अभय भट्ट विश्वास जी, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं और तमाम सवाल उनके साथ भी हमको करने हैं। अभय जी, बात बस इतनी सी है सर, डबल इंजन की सरकार आप खुद को कहते हैं, और अगर आपसे कोई रोजगार मांगने आ रहा है तो आप उसे डंडे मार रहे हैं। ये किस तरीके की डबल इंजन की सरकार हुई? क्या पहले तो लाठी चार्ज करो, वाकई में डबल इंजन की सरकार है, पहले आपने लाठी चार्ज कर दिया और अभी भी उसमें चैन नहीं पड़ रहा है, तो आपको छात्र चिन्हित करने हैं जैसे वो कोई आतंकवादी हो, और उसके बाद उन पर अलग से कार्रवाई की जाएगी, क्यों? देखिए, बहुत धन्यवाद आपको इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हम बहुत देर से आदरणीय जो आरजेडी के नेता बैठे हैं अरुण जी, उनकी बातों को सुन रहे थे। बिहार सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अराजकता का माहौल फैलाने वालों पर हम कार्रवाई करेंगे। ये आज की नई बात नहीं है, पुरानी बातें हैं। हमारी पुरानी ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं जिसमें हमने कार्रवाई किया है। यह सिर्फ नौजवानों के साथ नहीं है, जो भी वैसे जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, बिहार की धरती को बदनाम करना चाहते हैं, उन पर बिहार सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। रही बात नियोजन को लेकर के आपने जो प्रश्न हमसे किया है कि क्या बिहार सरकार छात्रों को भी चिन्हित करेगी, तो देखिए, छात्र इस आंदोलन में सिर्फ स्टेट के छात्र ही नहीं थे, इनके अलावे भी कई ऐसे लोग भेजे गए थे। हमारे नेता ने भी कहा है कि छात्रों को भड़काने के उद्देश्य से, क्योंकि बहुत से लोग भड़काऊ हैं और उनका इतिहास रहा है, बहुत से मामलों में उनकी पर्दाफाश हुई है, वैसे लोग इस मौके का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उदंडता किसी को करने नहीं देगी, बिहार की धरती को बदनाम नहीं अभय जी, मैं आपकी हर बात पर विश्वास कर लेती हूँ। मुझे एक बात बताइए, फिर ये नियोजन में शामिल कराने को लेकर जो ये प्रदर्शन कर रहे थे, नियम क्या है इसका? कब तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं? छठे चरण के नियोजन की बात यहाँ चल रही थी, आप मुझे पहले तो स्पष्ट नियम बता दीजिए, उसके बाद सर पता लगेगा ना कि कौन किसको बरगला रहा है, कौन भड़का रहा है, कौन यहाँ पर उद्दंडता दिखा रहा है। नियम क्या है?
बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर अपनी बातों को छात्रों और बिहार की जनता के बीच में रख दिया है। वैसे सभी छात्र जो इस नियोजन में शामिल हैं, जो इस स्टेट के एग्जाम में शामिल हैं, उनको नियोजित किया जाना है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जिनका भी रिजल्ट आया है उन सभी को शामिल किया जाएगा, इसमें कहीं कोई छटने वाला तो जो ये लगातार बात कर रहे हैं कि जिन्होंने नवंबर तक आवेदन किया है सिर्फ उनको शामिल किया जाएगा, आपको बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिनका मेरिट लिस्ट बना है, जो क्वालिफाई किए हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, उनका नहीं होगा। लेकिन बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है वो मेरिट लिस्ट में शामिल हो या ना हो, अगर क्वालिफाई किए हैं तो उनका जो स्टेट का रिजल्ट है वो वैलिड है, हमेशा के लिए वैलिड है। उनकी नियोजन निश्चित रूप से आने वाले यानी कि नवंबर तक आवेदन वाला कोई नियम नहीं है सर? नहीं, नवंबर तक तो सभी लोगों का होना ही है, इसमें कहाँ दो मत है। जिनका भी नियोजन इकाई में गया है उनको सभी का होना है। नहीं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं, आप समझे नहीं सर। मेरा सवाल ये था कि पिछले साल जो पास हुए बच्चे, वो आज जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जिन्होंने दिसंबर 2020 में पास किया अब उनका क्या होगा, क्या उन्हें छठे चरण के नियोजन में शामिल नहीं किया जाएगा? वो ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, शामिल किया जाएगा। सरकार ने कभी नहीं कहा है कि शामिल नहीं किया जाएगा, उन सभी को शामिल किया जाना है। लेकिन लोग भड़का रहे हैं कि उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने कभी कहा है क्या कि उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा? तो उन बच्चों को समझाने की जगह आप उन पर लाठियां क्यों बरसा रहे हैं? अगर वो घेराव करने आए थे तो कौन सा वहां पर वो ड्रोन लेकर आए थे या बम लेकर आए थे कि बस वहां पर उड़ा देते कुछ? सर, आपको क्या जरूरत ये पड़ गई थी? या वहां पर जो पुलिस वहां तैनात थी, किसने उनको ऑर्डर दिया लाठीचार्ज का? मैडम, इसके पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अखबारों में बयान दिया है, विभिन्न न्यूज चैनलों को। अरे सर, आप तो ये भी कहते हैं किसानों के 2022 तक हम आय दोगुनी कर देंगे। वो बैठे हैं अभी भी बॉर्डर्स पर, कर दी क्या आपने दोगुनी? उसमें स्पष्ट है क्या अगले नियोजन में होना है, क्या नहीं होना है। पूरी ये जो पूरी प्रक्रिया है वो पारदर्शिता के साथ सरकार ने पेश किया है। फिर इस रैली करने का क्या उद्देश्य था? कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीछे बरगलाने का काम कर रहा है। अगर कोई बरगला भी रहा है तो चीजों को आप साफ कीजिए ना, सरकार ने साफ कीजिए। नहीं, आप मुझे एक सेकंड, अभय जी, आपने कहा कि आपके जो मंत्री हैं वो पूर्व में 2-3 बार साफ कर चुके हैं। बात तो सुन लीजिए विश्वास साहब, बात तो सुनिए। मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे थे कि हमारे मंत्री जी पहले उनको पूर्व में बात बता चुके हैं, 2-3 बार तस्वीरें साफ हो गई हैं। जब वोट मांगने जाते हैं तो 2 बार वोट मांगकर वापस आ जाते हैं क्या? जाते हैं ना 36 बार। तो अब अगर उन्हें कोई बात समझ नहीं आ रही या उन्हें कोई बरगला रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि तस्वीरें साफ की जाए? उनको कोई बरगला रहा है तो उन्हें सच्चाई बताई जाए या सीधे उठा के लाठी उनके ऊपर भांजना शुरू कर देंगे आप? सच्चाई तो सरकार ने बता दी, इसके पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दी, विभिन्न चैनलों के माध्यम से बता दी, अखबारों में इस पर खबर छपी। कहीं कोई छुपा हुआ चीज नहीं है कि उसको बार बार समझाना है। सरकार ने समझा दिया। अब रही आंदोलन पे आइए, ठीक है, छात्रों को समझ में नहीं आया, कोई बरगला दिया, वो आंदोलन में आ गए। तो आंदोलन में आ गए तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते, हमारे अधिकारी उनको बात को बताते, उनकी प्रतिनिधि मंडल मिलती। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हल्ला और हंगामा करना ही लोगों का मकसद है, और जिनका मकसद ही हल्ला और हंगामा करना है, उनसे आप और क्या समझ सकते हैं? उनसे और क्या? आप लोगों की भी तस्वीर साफ है सर। किसान अगर आंदोलन करें तो कह देते हैं कि नहीं उसमें तो विपक्ष का हाथ है, वो तो ढोंगी किसान है। छात्र करें तो आप कह देते हैं कि विपक्ष के नेता उसमें शामिल है, किसी की साजिश है। बताइए अरुण जी, क्यों बरगला रहे हैं? विपक्ष का काम सिर्फ बरगला कर आंदोलन करवाना होता है, प्रदर्शन करवाना होता है, दंगा भड़काना होता है। ठीक है, पूछ लेती हूँ मैं, अरुण जी से ही पूछ रही हूँ सर कि वो क्यों बरगला रहे हैं लोगों को, क्यों इन छात्रों को बरगला रहे हैं? और आज जो प्रदर्शन हुआ उसमें राजद के कितने कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे अरुण कुमार जी? मैडम, अरुण जी की हम पूरी बातों को सुने हैं, सुन लीजिए जरा मेरी भी बातों को, क्योंकि उनको आप भरपूर टाइम दिए, थोड़ा सा हम उन पर भी बात कर लेते हैं। अभी तक तो आप ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए। बताइए, 1 मिनट अरुण जी, मेरे को 2 मिनट और दे दीजिए सर, 2 मिनट दे दीजिए अरुण जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ। विश्वास जी के पास अभी कुछ कहने को बाकी रह गया, बताइए। अरुण जी के प्रश्नों का जवाब दे दें हम। जी। अरुण जी ने जो जिन बातों को रखा है नीतीश सरकार को लेकर के, मैं पूछना चाहता हूं, पूरे कोरोना काल में तेजस्वी जी कहाँ थे? जब बिहार की जनता को अपने जनप्रतिनिधि की आवश्यकता थी, जब एक नेता प्रतिपक्ष को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, बिहार में सेवा की दरकार थी जनता के बीच में जाकर के, और उनको कोरोना के महत्व को समझाने के लिए, कोरोना टीका को बताने के लिए उस समय इनके नेताजी कहाँ थे? अभी तक इनके नेताजी गायब चल रहे थे, अचानक बिहार में टपके हैं, और टपकने के बाद कहाँ गए? राघोपुर में। ये
विकास की बात करते हैं और बिहार सरकार को बदनाम करने का साजिश करते हैं। राघोपुर में किनका विरोध हुआ? क्या वहाँ जनता दल यू के नेता गए थे? क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे? अरे जिनसे अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं संभल रहा है वो बिहार को संभालने चले हैं। जो अपने नेता प्रतिपक्ष के दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं वो बिहार को संभालने चले हैं और नीतीश कुमार को सिखाने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करने से पहले। नीतीश कुमार ने हर एक बिंदु पर काम किया है और ये कह रहे हैं इनके समय में हम जाना नहीं चाहते इतिहासों में, लेकिन इनको आईना दिखाना समय समय पर जरूरी होता है। इन्होंने कहा कि बिहार का शिक्षा का स्तर कहाँ है? अरे अब तो कम से कम चरवाहा विद्यालय नहीं खुल रहा है, अब नॉलेज यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, लॉ यूनिवर्सिटी खुल रहा है, यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ रही है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और उनके टीचर भी दिए जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो रहा है। आपके जैसा चरवाहा विद्यालय खोलकर गाय और भैंस चरवाने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। ठीक है। शिक्षा की आप बात करते हैं, जिनका नेता अनपढ़ बैठा हुआ है, जिनके पार्टी की नेत्री बिहार की मुख्यमंत्री अनपढ़ बन गई थी, वैसे लोग शिक्षा पर प्रश्न उठाएंगे और नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम पर आपके तो सारे नेता वहां से बाहर से पीएचडी करके आए हैं ना, जो आप किसी के पर्सनल अटैक कर रहे हैं कि महिला अनपढ़ थी और नेत्री बन गई और ये कर दिया वो कर दिया। आप तो ऐसे बोल रहे हैं सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो जैसे आपके सारे नेता। आपको अजीब नहीं लगता इस तरह के बयान देते हुए, किसी को अनपढ़ कहते हुए या किसी की पढ़ाई पर सवाल उठाते हुए, किसी महिला के ऊपर कोई भी शब्द पर कमेंट करते हुए? आपको अजीब नहीं लगा सर? ये तो रिकॉर्ड है, ये तो बिहार में है कि पहली बिहार की अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। ये हम नहीं कर रहे हैं, जीके कहता है। बताइए अरुण कुमार जी। देखते जाइए, इन लोगों की भाषाओं से साफ दिखता है ये कितने महिलाओं की सम्मान करते हैं। इन लोगों को तो शर्म आती नहीं है, इनके नेताओं को भी और न तो इन लोगों को। 16 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज हैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। किस तरीके से जो है जनादेश का चोरी करके शासनादेश के बल पर सरकार में बैठे हुए हैं बेशर्मों के तरह। चाहे कोरोना काल हो, रोजगार का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, अपराध का सवाल हो। कितने आरजेडी कार्यकर्ता पहुंचे थे हंगामा मचाने के लिए? पल्लवी जी, इन लोगों को कहीं कुछ नहीं आता समझ में। हर लड़ाई में, हर आंदोलन में इनको विपक्षी नजर आते हैं, जबकि सच्चाई यह है स्वतः स्फूर्त नौजवान, स्वतः स्फूर्त किसान अपने जल सरोकार से जुड़े इस सवाल को लेकर एक लोग सड़क पर हैं इनके खिलाफ। केंद्र से लेकर बिहार सरकार के खिलाफ रोजगार के सवाल पर बार बार जब बिहार सरकार कहती है कि हम तमाम अभ्यर्थियों को नौकरी देंगे, तो नौकरी देंगे कब देंगे, कब देंगे? क्यों नहीं नियोजन की तिथि तय करते हैं? यही तो हमारे छात्र अभ्यर्थियों का डिमांड है। आज बार बार तो यही डिमांड कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं सारे अभ्यर्थियों को हम नौकरी देंगे, नौकरी दे देंगे तो आप घोषणा तो करिए, तिथि तो तय करिए। 16 साल से एक भी नौकरी देने का काम आपने नहीं किया नीतीश जी। और केंद्र की सरकार 7 साल होने चली, मोदी जी ने क्या कहा था? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे। क्या रोजगार मिला? 7 दूना 14 करोड़ रोजगार चाहिए। चलिए अरुण कुमार जी, हम तो उम्मीद करेंगे कि विपक्ष में होने के नाते आप ईमानदारी से छात्रों की समस्या को उठाएं, और अभय विश्वास जी आपसे भी यही उम्मीद है कि अगर किसी को कोई समस्या है तो उसका समाधान करना आप लोगों को ही करना पड़ेगा सर। लाठीचार्ज करने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। बस आप दोनों से मैं यही उम्मीद करती हूँ और पूरा देश और खासकर बिहार वासी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगे तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और आपको बता दें कि जिस तरीके से आज लाठीचार्ज हुआ है बिहार में, उसके बाद ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी से रही है। देखने वाली बात रहेगी कि सरकार कब तक अपनी जिम्मेदारी को समझ पाती है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।